प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे और एक निश्चित अलंकार हमने जो आपका लिया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से और विशेष रूप से कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है, आपके बोर्ड पाठ्यक्रम के हिसाब से 4 अंक दिए हुए हैं अलंकार प्रकरण के लिए। उसमें 4 प्रश्न आते हैं एक नंबर के, और 2 प्रश्न मुख्यतः आपके रिक्त स्थान संबंधी आते हैं और 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें आपको लक्षण परिभाषा या उदाहरण लिखने को दिया जाता है। हमने निश्चय किया है कि आपके लिए प्रत्येक अलंकार के लिए एक निश्चित वीडियो अलग से निकाला जाए, ताकि आप एक ही अलंकार को अच्छी प्रकार से परिभाषित कर सकें, उसको याद रख सकें और उसको अच्छी तरह से आप समझ सकें। तो यहाँ 8 जो अलंकार हैं वो आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपको एक अलंकार का एक वीडियो लेकर के हम आने वाले हैं। आप अच्छी तरह से उस अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरणों को आप याद रखें और उसका जो मंतव्य है वो आप सब समझें, और उसका जो शब्द अर्थ है उस शाब्दिक अर्थ के आधार पर आप उस अलंकार से संबंधित जो बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने विद्यार्थियों अलंकार लिया है अन्योक्ति अलंकार, जिसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। अन्योक्ति अलंकार का दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा। कई बार अन्योक्ति शब्द नहीं आता है, अप्रस्तुत प्रशंसा आ जाता है, तो आप इससे भ्रमित ना हो। ये अप्रस्तुत प्रशंसा जो है वो अन्योक्ति अलंकार ही होती है। यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, आपको इस अलंकार को पढ़ने से पहले, समझने से पहले कुछ चीजें जो जानना आवश्यक हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको सर्वप्रथम 2 चीजें सीखनी है। उनमें एक तो है अप्रस्तुत अर्थ और दूसरा है प्रस्तुत अर्थ। 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। प्रस्तुत अर्थ आपको आना चाहिए कि उस उदाहरण में प्रस्तुत अर्थ किस प्रकार से दिया हुआ होता है, और एक होता है अप्रस्तुत अर्थ। तो यहाँ विद्यार्थियों एक चीज तो आपको अप्रस्तुत और प्रस्तुत अर्थ के बारे में जाननी है, और एक जानिए विद्यार्थी आपको अप्रस्तुत अर्थ होता है वो उपमान होता है, और जो प्रस्तुत अर्थ होता है वो उपमेय होता है। यहाँ ज्यादातर जो स्थिति आती है, प्राय देखने को मिलता है, जो उपमान होता है वो कोई प्राकृतिक वस्तु हुआ करती है। तो हम देखेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों का आपको जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी समझने के लिए। तो अप्रस्तुत अर्थ क्या होता है? अप्रस्तुत अर्थ, हालांकि अभी परिभाषा नहीं है इसकी, फिर भी आपको अप्रस्तुत अर्थ और प्रस्तुत अर्थ के बारे में समझना है। अप्रस्तुत अर्थ वो होता है जो प्रसंग का विषय नहीं होता, जो प्रसंग का विषय नहीं है, परंतु जो प्रस्तुत अर्थ के समान अर्थ देता है। अप्रस्तुत अर्थ क्या है? जो प्रसंग का अर्थ नहीं है, प्रसंग का विषय नहीं है। जो प्रसंग का विषय नहीं है वह अर्थ अप्रस्तुत अर्थ कहा जाता है, लेकिन वह अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ के समान होता है। अप्रस्तुत विद्यार्थियों कहते हैं जो प्रस्तुत नहीं है, प्रकट नहीं है। तो यहाँ अप्रस्तुत अर्थ का मतलब हुआ कि जो अर्थ प्रसंग का विषय नहीं है। अ उपसर्ग लगने से अ का मतलब नहीं, तो जो प्रसंग का विषय नहीं होता, परंतु जो प्रस्तुत अर्थ के समान होता है, वह तो होता है विद्यार्थियों अप्रस्तुत अर्थ। दूसरा आता है इसमें प्रस्तुत अर्थ। प्रस्तुत अर्थ क्या होता है? जो अर्थ प्रसंग का विषय हो। वहां इसके विपरीत में है। तो जो अर्थ प्रसंग का विषय हो, अर्थात जिसका कवि वर्णन करना चाहता है, और जिसका वर्णन अभीष्ट हो। अभीष्ट यानी चाहा हुआ, जिसको प्रस्तुत करना चाहता है अपनी वाणी के द्वारा। जो कवि है वो उसे वर्णित करना चाहता है, जो चीज आप तक पहुंचाना चाहता है, जो उसका अभीष्ट है, उसे कहते हैं विद्यार्थियों प्रस्तुत अर्थ। तो ये 2 बातें हुई, एक हुआ अप्रस्तुत अर्थ, दूसरा हुआ प्रस्तुत अर्थ। अप्रस्तुत प्रसंग का विषय नहीं होता, लेकिन प्रस्तुत के अर्थ के समान होता है। और जो प्रस्तुत अर्थ होता है जिसका कवि वर्णन चाहता है, जिसका वर्णन करना अभीष्ट हो, आवश्यक हो, और जो अर्थ प्रसंग का विषय होता है। आइए आगे चलते हैं अब परिभाषा की तरफ, कि आखिर अन्योक्ति अलंकार की जो सही परिभाषा है वो क्या है। इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं कि जब अप्रस्तुत का वर्णन करके, यहाँ अप्रस्तुत है उपमान, जो कोई भी प्राकृतिक वस्तु हुआ करती है, जब अप्रस्तुत उपमान का वर्णन करके
प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। वर्णन किसका किया जाता है? अप्रस्तुत का, और उसका वर्णन करके उपमेय का बोध कराया जाता है। उसे क्या कहते हैं? अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार की श्रेणी में उसे रखा जाता है। जिस अलंकार में, ऐसी परिभाषा भी आ सकती है कि रिक्त स्थान में ऐसे कौन से अलंकार कहते हैं, तो जब अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। आपको पहले शब्द रखना है अप्रस्तुत। जब अप्रस्तुत का वर्णन करके और प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, अर्थात उपमान का वर्णन करके उपमेय का बोध कराया जाता है। जब अप्रस्तुत बात का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। अर्थात अप्रस्तुत जो है उसकी प्रशंसा हो रही है यहाँ पर, तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। सीधे सीधे बातों में जो आपकी जो व्यावहारिक चीजें हैं, व्यावहारिक जो स्थिति है, उसके बारे में इसका सीधा सीधा परिभाषा दी हुई है कि जब हम किसी बात का सीधा वर्णन नहीं करके, कोई भी बात है, कोई भी तथ्य है, कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, उसका हम सीधा वर्णन नहीं करके उसके समान गुणों वाली बात का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है। यानी कि हम कोई बात को सीधे तरीके से नहीं कहते, और जब किसी बात का सीधा वर्णन नहीं करके उसके समान गुणों वाली किसी बात का वर्णन करके उसका बोध कराया जाता है, तो वहां अन्योक्ति अलंकार पाया जाता है। और भी स्पष्ट करने के लिए, तो जब कोई बात सीधे रूप में नहीं कही जाए और दूसरी बात का सहारा लेकर के कही जाती है, तो एक तथ्य हमारे सामने आया कि कोई भी बात हमें कहनी है और उस बात को हम सीधे तरीके से नहीं कह रहे हैं और किसी दूसरी बात का सहारा लेकर के हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अब यहां तक आपने इसकी परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, प्रस्तुतार्थ, अप्रस्तुतार्थ, इसके बारे में समझा। अब हम अच्छी प्रकार से 3 इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसके अर्थ अप्रस्तुत और प्रस्तुत होते हैं। तो ये अन्योक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है, तुलसी पावस के समय। तुलसी पावस के समय धर्यो कोकिलन मौन, अब दादुर बहुबोल है, हम ही पूछ बूझी है कौन। यहां वर्णन किया है वर्षा ऋतु का, कि वर्षा ऋतु के समय में, वर्षा ऋतु के समय में, अब तुलसीदास जी कह रहे हैं इस बात को कि पावस के समय, तो वर्षा ऋतु के समय धर्यो कोकिलन मौन। स्थिति क्या होती है कि बरसात का जो समय होता है तो कोयल की जो मधुर आवाज है वो हमें सुनाई देती है। तो ऐसी स्थिति हुई है कि वर्षा की ऋतु है, लेकिन कोयलों ने अपना मौन धारण कर रखा है। जिनको बोलना चाहिए था, जिनका होना उस समय जरूरी है, तो तुलसी पावस के समय धर्यो कोकिलन मौन। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयलों ने, मधुर गुंजार करने वाली जो पक्षी है कोयल, मधुर आवाज देने वाली कोयल है, उन्होंने मौन धारण कर लिया है, अर्थात वो नहीं बोल रही है। आगे है, अब दादुर बहुबोल है, अब जो मेढक हैं वो बहुत बोलने लग गए हैं, हमें पूछे है कौन। और अब वो कोयल सोचती है कि हमें कौन पूछता है, यानी कि अब जिन्हें बोलना चाहिए था, जिनकी आवश्यकता है, अब वो तो बोल नहीं रहे, अर्थात कोयल है उस पावस ऋतु के समय, और अब कौन बोलने का प्रयास कर रहा है? मेढक बोल रहे हैं, उनकी ज्यादा पूछ अब हो गई है। तो यहां विद्यार्थियों एक अप्रस्तुत अर्थ आया है और एक प्रस्तुत अर्थ आया है। यहां देखते हैं विद्यार्थियों अप्रस्तुत अर्थ जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, जो समान उसका अर्थ लेकर के आया है, यहां पर अप्रस्तुत का वर्णन किया गया है। अप्रस्तुत का वर्णन किस प्रकार से है, जिसे आपको देखने को मिल रहा है, इसमें दादुर और इसमें कोकिल, इनका वर्णन किया गया। आपको लग रहा है कि कोयल का वर्णन है, इसमें मेढक का वर्णन है, लेकिन यहां पर इस वर्णन के द्वारा वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो स्थिति विद्वानों की होती है और मूर्खों की होती है, उसको इस वर्णन के द्वारा उसका प्रस्तुत अर्थ दिया जा रहा है यहां पर, कि जब ऐसी स्थिति में कि मूर्खों की संख्या ज्यादा है तो विद्वानों का बोलना उस समय मौन अवस्था में आ गया है, विद्वान उस समय बोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेढकों की संख्या ज्यादा है। तो यहां प्रस्तुत अर्थ के रूप में मूर्ख
और विद्वान दो स्थितियों को लिया है, और जो अप्रस्तुत है जो हमें दिखाई दे रहा है वहां एक तरह से ये क्या है, उपमान है। तो अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन करके और प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों उन कोयल और मेढक के वर्णन के द्वारा मूर्ख और विद्वान व्यक्ति के मौन रहने का, उनके न बोल पाने का इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, काफी आता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। तो यहाँ देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि अप्रस्तुत अर्थ सबसे पहले देखते हैं हम कि अप्रस्तुत अर्थ में आपको यहाँ माली आवत देखकर, माली जो है वो उसको आता हुआ देखकर कलियन करी पुकार, जो कली खिली हुई है फूलों की, वो कली जो उपस्थित है उस पुष्प के अंदर, तो माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। तो माली को आता हुआ देखकर जो कलियां हैं वो पुकार रही हैं, फूले फूले चुन लिए। जो फूल हैं जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, खिल चुके हैं, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। तो ये हमारा जो खिल गए हैं उनका नंबर आ गया है, लेकिन कल हमारा भी आने वाला है, क्योंकि वो विकसित अवस्था है पुष्प की कली। तो वो सोच रहे हैं कि आज अब इनका नंबर आ गया है, विकसित अवस्था में जो हो गए हैं, कल यानी कि भविष्य में हमारा भी नंबर आने वाला है। तो यहाँ विद्यार्थियों जो अप्रस्तुत अर्थ है माली, कलियां, फूल, इस प्रकार से अप्रस्तुत है, इनका प्रसंग से कोई संबंध किसी प्रकार से नहीं है। और दूसरी बात क्या कहना, इनके माध्यम से, कलियों, फूलों, माली के माध्यम से जो बात कहना चाहता है व्यक्ति, वो प्रस्तुत अर्थ के रूप में ये है कि काल जो है वो युवा पुरुषों और वृद्ध जनों का जो काल है यहाँ पर परिभाषित हुआ है। जो युवा है संसार में वो सोच रहे हैं कि मृत्यु को प्राप्त होना एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है और उसे प्राप्त करना सभी को है। इसलिए जो वृद्ध जन हैं उन्होंने अपने काल को उन्होंने अपने जकड़ में ले लिया है, और अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। धीरे धीरे हम भी वृद्ध होंगे तो हम भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अन्योक्ति अलंकार होगा। अंत में जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है विद्यार्थियों, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यहां पर बताया गया है विद्यार्थियों नहीं पराग नहीं मधुर मधुर। यहां जो अप्रस्तुत अर्थ जो है वो अली और कली का के रूप में आया है। इन्हें देखने का हमें पता चल रहा है कि जो भ्रमर है वो कली के ऊपर मंडरा रहा है, और वो कली ही अभी से विकसित अवस्था में पुष्प के रूप में जो स्वरूप है वो धारण नहीं किया है। फिर भी वो अभी से वो भ्रमर है जो ऐसी विचलित अवस्था में हो गया है, लेकिन जो कली है वो पूर्ण रूप से जब क्या बनेगी, पुष्प बनेगी, पुष्प के रूप में विकसित होगी, तब उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ विद्यार्थियों एक प्रसंग आता है जयपुर के राजा जयसिंह का। उसकी नवविवाहिता जो रानी थी वो अपने राजकार्यों में उस नवविवाहिता रानी के कारण इतने भूल गए थे राजकार्यों को, हमेशा उनके प्रेम जाल में पड़े रहते और अपना जो राजकीय जो कार्य था उससे वो दूर होते जा रहे थे। तो वहां बिहारी जी ने इसके बारे में एक अन्योक्ति के माध्यम से ये उदाहरण दे करके प्रस्तुत किया है कि अभी आपका उस नवयौवना जो रानी है, सुंदरी है, उसका अभी यौवन काल प्रारंभ ही हुआ है, अभी वो कली की अवस्था में है, और जो पूर्ण विकसित अवस्था में युवावस्था उसकी आएगी तो उस राज्य का, उस राजा जय सिंह का क्या असर होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, राज्य कहां तक गर्त में पहुंच जाएगा। तो उनको सावचेत करने के लिए इस प्रकार का दोहा उन्होंने, ये बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। तो यहाँ विद्यार्थियों प्रस्तुत अर्थ जो है जिसे कवि पहुंचाना चाहता है, जो अर्थ अभिष्ट हो वो ये है कि राजा जय सिंह और नवविवाहिता जो रानी है उसके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो विद्यार्थियों ये जो अन्योक्ति अलंकार है इसमें अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाती है
और प्रस्तुत जो अर्थ है जिसका वर्णन कवि करना चाहता है और जो अभिष्ट हो और जो प्रसंग का विषय हो उसका वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से किया जाता है। अप्रस्तुत की प्रशंसा यहाँ पर की जाती है और एक बात के माध्यम से दूसरी बात का सहारा लेकर के जब हम स्पष्ट करते हैं किसी कथन को तो वहां पर विद्यार्थियों अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ अच्छी तरह से आप समझ सको एक एक अलंकार को, इसलिए हमने अलग अलग एक का अलग अलग वीडियो यहाँ पर आपके लिए प्रेषित किया है। कैसी लगी आपकी क्लास? हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप आगे प्रमोट करते रहें और किसी नए अलंकार के साथ आपके 8 के 8 अलंकार हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 में एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।